नेहा अपने कॉलेज के लिए तैयार होकर ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर बैठती है। तभी वहां नेहा की भाभी किरण उसके सामने एक ग्लास दूध और ब्रेड लाकर रख देती है। ये देखकर नेहा चिढ़ते हुए कहती है, भाभी ये क्या है? आप जानती हो ना मैं दूध नहीं पीती, फिर भी आप दूध लेकर आ गई। मैंने कितनी बार बोला है कि मैं दूध नहीं पीती, तो ये जानते हुए भी आप दूध लेकर क्यों आती हो? वो इसलिए मेरी प्यारी ननद जी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई कमजोरी हो। तुम हम सबकी बहुत लाडली हो। भाभी मैं जानती हूँ मैं सबकी लाडली हूँ, लेकिन एक दिन दूध ना पीने की वजह से मैं कमजोर कैसे हो जाऊंगी? वैसे भी रोज रात को आप मुझे जबरदस्ती हल्दी वाला दूध देती है, और अब ये नहीं प्लीज। नेहा और किरण आपस में बात कर ही रहे थे, तभी नेहा की माँ सुमित्रा वहां आती है और अपनी बेटी को जवाब देते हुए कहती है, नेहा, तो इस घर की सबसे छोटी है बेटा। अगर तुझे कुछ हो गया तो हम सब क्या करेंगे? तू जानती है ना हम सब तुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ माँ कि मैं इस घर में सबसे छोटी हूँ, मुझे सब प्यार करते हैं, लेकिन माँ मुझे थोड़ी सी फ्रीडम चाहिए। सुमित्रा अपनी बेटी से कुछ बोलती उससे पहले किरण अपनी सास का हाथ पकड़कर उसे चुप करवा देती है। वहीं नेहा भी गुस्से में वहां से चली जाती है। ऐसे ही शाम को जब नेहा अपने कॉलेज से वापस घर आती है तो वो आज अपने पापा और भाई को घर पर जल्दी देखकर हैरानी से कहती है, अरे पापा भैया, आप दोनों घर पर, वो भी इतनी जल्दी? आखिर सूरज डूब कहाँ से रहा है जो आप जल्दी दोनों घर आ गए? वो इसलिए मेरी प्यारी बहना, क्योंकि मैंने और पापा ने सोचा है कि आज हम कहीं बाहर चलें। वैसे भी तुझे बाहर जाना पसंद है ना? हाँ बेटा, वरुण बिल्कुल सही बोल रहा है। तुझे भी बाहर फैमिली के साथ गए हुए कितने दिन हो गए, इसलिए मैंने और वरुण ने आज बाहर जाने की सोची है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस मैं आशा करती हूँ कि जब हम बाहर जाएं तो मुझे इस तरह बच्चों की तरह ट्रीट मत करना। मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। नेहा वहां से चली जाती है तो वहीं सुमित्रा भी अपनी बेटी के पीछे पीछे उसके कमरे में जाती है और नेहा के अलमारी से एक प्यारी सी पिंक कलर की ड्रेस निकालकर उसे देती है। नेहा देख, तेरे लिए मैंने ये ड्रेस निकाली है। आज पूरी फैमिली बाहर जा रही है और सभी ने सोचा है कि पिंक कलर के कपड़े पहने, तो तू भी पिंक कलर के ही कपड़े पहन लेना। मम्मी ये क्या बच्चे वाली बात कर रही हैं आप? मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ जो आप मुझे इस तरह से कपड़े निकाल कर दे रहे हैं। अरे मेरा जो मन करेगा मैं वो पहनूंगी। और ये क्या पिंक कलर की थीम रखी है आपने? हम किसी शादी पार्टी में थोड़ी ना जा रहे हैं जो थीम के हिसाब से चलेंगे। नेहा, बच्चा चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अपने माँ बाप के आगे बच्चा ही रहता है। इसलिए अब अपनी जबान मत चला और चुपचाप ये ड्रेस पहन ले। देख तो कितनी प्यारी लग रही है। मम्मी बस बहुत हो गया, मेरा जो मन करेगा मैं वही पहनूंगी। प्लीज अब आप जाइए ना। वैसे भी इस घर में सिर्फ 2 ही कमरे हैं, कपड़े बदलने का भी कोई ठिकाना नहीं है। अब जाइए ना, मुझे कपड़े बदलने दीजिए। अरे हाँ भाई, हाँ जा रही हूँ मैं, लेकिन देख वही वाली ड्रेस पहनना। हाँ? सुमित्रा अपनी बेटी नेहा से ड्रेस पहनने को बोल रही थी, तभी वहां किरण आ जाती है। रहने दीजिए ना मम्मी जी, अब नेहा जब इस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं है तो उसे उसकी कंफर्टेबल वाली ड्रेस ही पहनने देते हैं। नेहा तुम पहनो जो भी तुम्हें पहनना है, और मम्मी जी आप चलिए मेरे साथ बाहर चलिए। किरण अपनी सास को अपने साथ बाहर ले जाती है। वहीं नेहा भी अपनी मनपसंद की ड्रेस पहनकर अपनी फैमिली के साथ बाहर चली जाती है। बाहर जाने के बाद भी नेहा के घर वाले उसे बच्चे की तरह ही ट्रीट करते रहते हैं। ये देखकर नेहा को बेहद गुस्सा आता है और वो बीच में ही खाना छोड़कर अपने घर आ जाती है। समय यूं ही बीतता है और बीतते समय के साथ नेहा के घर वालों का प्यार नेहा के प्रति बढ़ता ही जाता है। पर यह देखकर नेहा काफी हद तक चिड़चिड़ी हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन नेहा के कुछ दोस्त उसके घर आते हैं और नेहा अपने दोस्तों के लिए पानी लेने जाती है। तभी किरण अपने हाथ में पानी के कुछ ग्लासेस लेकर नेहा और उसके दोस्तों के पास आती है। ये लो, मैं तुम सबके लिए पानी लेकर आ गई हूँ। नेहा अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और हाँ तुम्हें कुछ भी चाहिए ना तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगी, ठीक है? पर भाभी मैं अपने दोस्तों के लिए पानी ला रही थी ना, फिर आप क्यों लेकर आ गई? अरे तो क्या हो गया नेहा, अगर भाभी पानी ले आई तो? और वैसे भी भाभी का इतना प्यार देखकर साफ जाहिर होता है कि वो तुझसे बेहद प्यार करती है और तुझे अपने बच्चों की तरह उन्होंने रखा भी है। काश भगवान ऐसी भाभी सबको देते। तुम तो बहुत अच्छी बातें करते हो। तुम जैसे दोस्त भी किस्मत वालों को ही मिलते हैं।
नेहा की दोस्त की बात का जवाब किरण मुस्कुरा कर देती है और वहां से चली जाती है। इसी तरह से जब भी नेहा या नेहा के दोस्त को किसी चीज की जरूरत होती तो उनको या तो सुमित्रा सामान दे देती या फिर किरण। ये देखकर नेहा का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और जब उसकी सहेलियां वापस अपने घर जाती है तो नेहा का गुस्सा फूट पड़ता है। आप लोगों ने भी ना हद कर रखी है। अरे मानती हूँ मैं इस घर में सबसे छोटी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं बच्ची हूँ। इतनी बड़ी और इतनी समझदार हो चुकी हूँ मैं, सही गलत का फैसला ले सकती हूँ। और आप लोगों ने तो मेरे दोस्तों के सामने मेरी कोई इज्जत ही नहीं रखी। अरे ये कैसी बात कर रही है नेहा? तू जानती है ना हम तेरे लिए कितना कुछ करते हैं। अरे तू तो हम सबकी जान है। हम नहीं चाहते बेटा कि तू किसी गलत रास्ते जाए या तू घर का कोई भी काम करे। मैं मानती हूँ माँ, मेरे लिए सब बहुत पॉजिटिव है, लेकिन कुछ भी हद से ज्यादा ना अच्छा नहीं लगता। आप लोग मुझे मेरे खुद के फैसले नहीं लेने देते। हर चीज पर आप अपनी राय जरूर देते। इवन मुझे वो चीज नहीं करने देते जो मेरा मन करता है। मैं घर में ठीक से सो नहीं पाती क्योंकि घर में सिर्फ 2 कमरे हैं। एक में भैया भाभी सोते और दूसरे में माँ पापा। घर में कोई आता है तो मैं उन्हें अपने कमरे में बिठा नहीं सकती क्योंकि मेरे पास वो कमरा ही नहीं है। तो मैं उन्हें बिठाऊंगी कहाँ से? अरे बेटा तू अभी बहुत छोटी है, इसलिए तुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। जिस दिन तू मैच्योर और बड़ी हो जाएगी ना तब तुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये घर में कितने कमरे हैं कितने नहीं हैं, इन सब की चिंता करने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस समय पढ़ाई पर ही ध्यान दे। अगर तुझे ज़्यादा फालतू की चीज़ों में ध्यान देना है तो तू मुझे बता सकती है कि मैं तेरी शादी कहीं भी करवा दूंगी। हाँ। शादी का नाम सुनकर नेहा चुप हो जाती है और अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है। पर यह सब किरण देख नहीं पाती और अपनी सास को समझाते हुए कहती है, माँ जी आपको पता है ना, नेहा अभी आगे पढ़ रही है और इस एज में अक्सर लोगों से नादान या गलतियां हो जाती हैं। इसीलिए तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप नेहा को आज़ादी दीजिए। हमें उसकी पर्सनल लाइफ में इतना नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे और उसकी पर्सनल लाइफ को थोड़ा स्पेस नहीं देंगे तो शायद वो और ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाएगी और इस चिड़चिड़ेपन में कहीं ऐसा ना हो कि वो हमसे दूर चली जाए। बहू तो बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन तू जानती है ना नेहा अभी बच्ची है, उसको हम इस तरह से छोड़ नहीं सकते। तो बाहर का ज़माना तो जानती है बहू, आजकल ज़माना कितना ख़राब हो गया है। हाँ माँ जी मैं सब जानती हूँ, लेकिन यही उम्र है नेहा को समझने और समझाने की। नेहा बाहर जाती है, उसे बाहर के लोगों की नॉलेज तब होगी ना जब हम उसे उसका पर्सनल स्पेस देंगे। माँ जी हम लोग नेहा को बच्ची की तरह ट्रीट करते हैं। हाँ मैं मानती हूँ वो घर में सबसे छोटी है और वो सबकी लाडली भी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हर समय हम उसके आगे पीछे लगे रहे। जब तक हम नेहा को अकेले नहीं छोड़ेंगे तब तक वो ना तो कुछ सीख पाएगी और ना ही किसी चीज़ का एक्सपीरियंस ले पाएगी। इसलिए मेरी मानिए तो नेहा को अब आज़ाद छोड़ देना चाहिए। हाँ बहू शायद तो सही कह रही है। वैसे भी आजकल नेहा ना बहुत नाराज़ होने लगी है। क्या पता अगर हम उसकी मन की करने दे तो वो घर वालों से सही से बात करने लगे। एक और बात कहनी थी माँ जी। नेहा का कहना भी वैसे जायज़ है, आखिर वो इस घर की बेटी है। सब जब कमरे में है तो फिर वो कमरे से बाहर क्यों? हम उसके लिए भी एक कमरा बनवा देते हैं ना। अब वो भी तो बच्ची नहीं रही। हाँ बहू मैं आज ही इस बारे में घर में सबसे बात करूंगी। किरण की बात सुनकर सुमित्रा को अब ऐसा ही लगता है कि उसकी बहू सही कह रही है और इसलिए वो किरण की बात मान जाती है, जिसके बाद अब नेहा को कोई कुछ नहीं बोलता। भले ही वो सबकी लाडली थी, लेकिन अब वो भी अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी रही थी। साथ ही उसके भाई ने उसके लिए एक अलग से कमरा भी बनवा दिया था। ये देखकर नेहा के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है और वो एक बार फिर अब सभी के साथ प्यार से मिलजुल कर रहने लगती है। नीना जी की छोटी बहू अनोखी है और बड़ी चंचल, मतलब इनके नाम है अनोखी और चंचल। दोनों किचन में खुसर पुसर कर रहे हैं आज। दीदी शादी के बाद से अब तक 2-4 दिन के लिए भी मायके नहीं गई। ऐसा पता चला है कि बिट्टू का बर्थडे है पहला अगले हफ्ते, अच्छे से मनाएंगे। बहुत मन है जाने का। अरे कौन बिट्टू? अरे मेरे ताऊ जी के बेटे की साली का बेटा। अच्छा कभी मिली भी हो बिट्टू की मम्मी से या बस जाने का बहाना चाहिए? अब दीदी
आपसे क्या छुपाना, मौके पर चौका लगाना तो आप सबसे बेहतर जानती हैं। अनोखी बड़े ही अनोखे अंदाज में चंचल से जाने की तरकीब पूछ लेती है, पर चंचल के चालाक दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही होती है। माँ जी इसकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकती। मायके जाना है छोटी बहू रानी को, बड़ी आई मायके वाली। अरे दीदी कुछ बताओ ना, कैसे पूछूं माँ जी से? सबसे पहले तो ये करो कि कुकर में चने डाल दो। है क्या दीदी, इससे खुशी मिलती है क्या? अरे खाली कुकर फट गया ना तो माँ जी परमानेंट ही पहुंचा देगी मायके। फिर बनाना वहाँ चने, खाना हो या नहाना माँ जी को सब समय पसंद है। किचन से आवाजें सुनकर माँ जी किचन में प्रकट हो जाती हैं। खाना बना या आज बातों से ही पेट भर ले सब? अरे बस 5 मिनट और मेज पर आ जाइए सब। दिन भर काफ़ी सोच विचार करने के बाद चंचल को नंबर 1 आइडिया आ ही जाता है और रात को छोटी बहू को चंचल रानी अपने पास बुलाती है। कल सुबह 4 बजे उठकर पूजा की तैयारी कर लेना और प्रसाद के बहाने माँ जी से पूछ लेना मायके जाने का, ठीक है? 4 बजे दीदी? अरे जाना है ना, जाना है कि नहीं जाना? हाँ हाँ उठ जाएंगे जी हम। अगले दिन सुबह ही उठकर अनोखी पूजा की सब तैयारियां कर लेती है और आंगन में तुलसी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अरे वाह, छोटी बहू रानी की सुबह तो आज बहुत जल्दी हो गई। अरे गुड मॉर्निंग माँ जी। दोनों सास बहू पूजा करते हैं, फिर अनोखी माँ जी को प्रसाद देती है और डरते डरते माँ जी से पूछ लेती है, अरे माँ जी अगले सप्ताह मेरे ताऊ जी के यहाँ प्रोग्राम है, 2-4 दिन के लिए मायके चले जाए का? हाँ, समझते हैं। अच्छा, छत से अचार की बरनी तो ले आना, काली मिर्च पीस कर रख देना और लाल मिर्चों को धूप दिखा देना। माँ जी के जाते ही चंचल आ जाती है और अब आ गया है वक्त चंचल के षड्यंत्र के अगले पड़ाव का। ये बनेगी तुलसी माँ जी के आंगन की। इसे तो अभी बताती हूँ। दीदी मैंने माँ जी से पूछ लिया, पर उन्होंने तो इतने सारे काम दे दिए। अरे अनोखी जाओ जाओ, तुम जाकर सो जाओ, मैं कर लूँगी सब। तुम बोल देना कि तुमने किया है। अरे थैंक यू दीदी। अनोखी अपने कमरे में जाकर सो जाती है और चंचल सारे काम उल्टे कर देती है। काली की जगह लाल मिर्च पीस देती है, लाल मिर्च को रखने की जगह काली मिर्च धूप में रख देती है और अचार वहीं रखा रहने देती है। ये सब करके माँ जी के पास पहुँच जाती है। माँ जी लाइए, आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ। अरे तू ही जानती है अच्छे से सब। हाय मेरी बड़की, अरे पता नहीं ये अनोखी ने सब किया कि नहीं। अभी बुलाती हूँ माँ जी। अनोखी, ओ अनोखी, सो रही हो क्या? जी दीदी आए। छोटी बहू रानी जल्दी से सोकर उठती है और भागकर माँ जी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। जी दीदी। माँ जी पूछ रही हैं कि सब काम कर दिया? हाँ दीदी कर दिया। शाम को जब माँ जी सारा काम देखती हैं तब होता है बवाल और फिर किए जाते हैं सवाल। गुस्से में माँ जी दोनों बहुओं को बुलाती हैं। अनोखी, चंचल, किधर हो दोनों? यहाँ आंगन में आओ जल्दी से। जी माँ जी। जी सुबह कुछ काम करने को कहे थे, कहाँ ध्यान रहता है तुम दोनों का? माँ जी मैंने तो पौधों को पानी दे दिया, बाबूजी की चाय भी समय से दुकान पर पहुँचा दी थी और शाम के खाने की तैयारी भी कर ली है। अच्छा, और तुमने छोटी बहू रानी, तुमने भी कर दिया था ना सब?
जी जी, हाँ माँ जी, अचार, मिर्ची, काली वाली सब इधर उधर कर दिया। सुन लिया करो अच्छे से, और ना आए तो समझ लो बड़की से पूछ लिया करो। आगे से ध्यान रहे, समझी? माँ जी दोनों की डांट फटकार लगाकर चली जाती हैं। अब अनोखी चंचल को देखती है और चंचल तो मन ही मन बहुत खुश होती है। फिर अनोखी को गोल गोल बातें बनाकर समझा देती है। दीदी, आपने तो सब उल्टा पुल्टा कर दिया। अरे तुझे तो पता है कितने काम होते हैं, थोड़ा इधर उधर हो गया, तुम चिंता ना कर। ऐसे करना, कल माँ जी का पसंदीदा हलवा बना देना। हाँ दीदी, ये सही बताया आपने, और इसी बहाने मैं पूछ भी लूंगी। ये कहानी शुरू से नहीं बल्कि आखिरी से शुरू हुई है। कैसे, खुद ही देखिए। माँ, क्यों नहीं करवा रहे आप लोग राहुल से मेरी शादी? प्रॉब्लम कहाँ है? माना कमा नहीं रहा है, लेकिन उसके पापा सरकारी ऑफिसर हैं, अपना मकान है, और मैं पूरे 19 साल की हो गई हूँ, और वो भी ये। अरे बेटा, बात 19 साल की नहीं, कमाने की है। चल बता, कितना कमा लेता है ये राहुल? वाह माँ, कमाई तो ऐसे पूछ रही हो जैसे तुमको शादी करनी हो। हाँ हाँ, मुझे ही करनी है शादी, अब बता। तभी वहां रिया के पिताजी आ जाते हैं। अरे वाह, क्या बात है, करो करो रिया की माँ, शादी करो। विदाई के बाद मैं और रिया धूम मचाएंगे, है ना बेटा? लो, एक कम थी, दूसरे भी आ गए। अरे ये तुम्हारी बेटी शादी करने की जिद कर रही है उस मल्होत्रा के बेटे से। अरे तो क्या कमी है, खानदान भी अच्छा है, बस राहुल कमाना शुरू कर दे, हम शादी भी कर देंगे। ये तो अच्छा ही है ना, लड़का ढूंढने की झंझट से छुटकारा मिल गया। अरे वही तो मैं भी बोल रही हूँ, लड़का कमाई शुरू कर दे तो शादी भी करवा देंगे। रिया अब पूरे गुस्से में थी। वाह माँ, वाह पापा, खुद की शादी तो 18 साल में कर ली थी और मुझे रोक रहे हैं, क्यों? अब रिया की माँ पिता दोनों ही शांत हो जाते हैं। दोनों को कुछ समझ में ही नहीं आता कि वो क्या कहे। तभी रिया के पिता उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाते हैं और कहते हैं, रिया बेटा, मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनकर शायद तुम जल्दी शादी करने की जिद छोड़ दो। कहानी? अरे वाह, अब जिद में छोड़ू या नहीं वो तो कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। कहानी शुरू होती है। काशीपुर का अजीत और गोरखपुर की कंचन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के वक्त दोनों की उम्र ही कम थी। अजीत तो पढ़ाई कर रहा था, लेकिन कंचन का पढ़ने का सपना अधूरा रह जाता है। ये क्या, सारा दिन पढ़ते रहते हो? मुझे मेला घूमने जाना है। हाँ चलो, शाम को चलते हैं ना मेला देखने, लेकिन देखो कुछ जिद मत करना, मेरे पास पैसा नहीं है। क्या, मेला देखने जाओ और कुछ लो भी ना? ना, मैं तो बहुत सारा सामान खरीदूंगी। अजीत उठकर वहां से चला जाता है और माँ के पास जाता है। माँ, कुछ पैसे दे दो ना, शाम को कंचन को लेकर मेला देखने जाना है। अरे वाह जी वाह, पति जिसका एक पैसा ना कमाए, वो औरत मेला जाकर खरीदारी करने का सोच भी कैसे सकती है? अरे धीरे बोलना माँ, वो सुन लेगी, छोटी है अभी। हाँ, तो तू कौन सा बूढ़ा हो गया है, सुन लेगी तो सुन ले। माँ, पैसे देने हैं तो दे, वरना मैं पिताजी से मांग लूंगा। तभी कंचन वहां आ जाती है। उसकी आंख में आंसू होते हैं। अरे नहीं, रहने दीजिए, मेरे पास तो सब है, क्या करना है मेला घूमकर, बिना वजह थकावट हो जाएगी। तभी वहां ससुर जी आ जाते हैं। अरे बहू, सारा दिन तो तू गिलहरी की तरह फुदकती रहती है, ऐसे कैसे थकावट हो जाएगी? अजीत, ये ले पैसे, बहू को मेला दिखा लाना जा। ये देखकर सास का मुंह फूल जाता है। अरे हम तो पति के कमाई के भी मजे नहीं ले पाए, दूसरे ही ऐश कर रहे हैं। जबान में लगाम लगा ले अजीत की माँ, बहू की अभी उम्र ही क्या है? अरे तो इसके माँ पिता को तो पता होना चाहिए ना कि दामाद कुछ कमाता नहीं, कम से कम महीने का भत्ता तो भेजे बेटी को। अजीत और कंचन मेला देखने चले तो जाते हैं, लेकिन कंचन के मन में सास की बात गूंज रही होती है। अरे कंचन, वो चूड़ियाँ खरीद लो ना, अच्छी लगेगी तुम पर। अरे नहीं, मेरे पास तो वैसे भी बहुत है, रहने दे आप। अजीत ने काफ़ी कोशिश की कि कंचन कुछ खा ले या खरीद ले, लेकिन कंचन खाली हाथ घर आ जाती है।
ये लो माँ तुम्हारे सारे पैसे। कंचन ने कुछ नहीं लिया। अरे ना ले, एक तो फ्री के पैसे दो, ऊपर से नखरे देखो। अरे वाह जी वाह, इतना नखरा तो मैंने अपने पति की कमाई का नहीं दिखाया जितना ये लड़की नखट्टू पति का दिखा रही है। अजीत को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो कंचन के साथ कमरे में चला जाता है। मुझे इतनी जल्दी शादी ही नहीं करनी चाहिए थी कंचन। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। शादी में प्यार के साथ सम्मान भी होना ज़रूरी है। पति की कमाई के बिना ससुराल में पत्नी की कोई इज्जत नहीं रह जाती। एक दिन, हे भगवान! अरे क्या हुआ कंचन? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चलो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। दोनों डॉक्टर के पास जा ही रहे होते हैं कि सामने अजीत की माँ आ जाती। अरे वाह जी वाह, पेट में दर्द है तो सीधे डॉक्टर के यहाँ। अरे कमाता क्या है तेरा पति जो डॉक्टर की दवाई लेने जा रही है? अजवाइन में काला नमक मिला के खा ले गर्म पानी के साथ, सुबह तक ठीक हो जाएगा। अरे नहीं नहीं माँ, कंचन को सच में बहुत दर्द हो रहा है, वरना वो तो दर्द सहने में माहिर है। अरे बेटा, सहने में तो माहिर होना ही पड़ेगा। पति जो कमाता नहीं, किसके सर पर नाच कर अपनी डिमांड पूरी करवाएगी? अब कंचन कमरे में लेट जाती है और सो जाती है। अगली सुबह कंचन उठती नहीं है तो अजीत डर जाता है। पिताजी जल्दी आइए, देखिए ना कंचन को क्या हो गया, ये उठ ही नहीं रही। माँ क्या हो गया? मेरी कंचन कहीं मर तो नहीं गई? अरे रुक बेटा, मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, बहू की सांस तो चल रही है, जल्दी से डॉक्टर को लेकर आता हूँ। डॉक्टर आते हैं, कंचन को दवाई देकर जाने लगते हैं और कहते हैं, आपकी बहू को अल्सर की बीमारी है। क्या कभी बताया नहीं कि उसके पेट में दर्द हो रहा है? पता नहीं कैसे इतना दर्द सहती रही। अब रिया की आंख में आंसू थे। तो पापा, कंचन को क्या हुआ था? क्या वो मर गई? और अगर उसको इतना दर्द था तो वो बोले क्यों नहीं कि दर्द है? तभी रिया की माँ कहती है, क्योंकि पति की कमाई नहीं थी बेटा। सास हर बात पर उसके मम्मी पापा को कोसती। कोई लड़की शादी के बाद अपने मायके वालों के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकती। सच कह रही हूँ माँ, मैं भी राहुल से साफ कह दूंगी कि पहले कमाओ, थोड़े उम्र में बड़े हो जाओ, फिर करेंगे शादी। दूसरी तरफ कंचन यानी रिया की माँ अजीत यानी रिया के पिता को देखकर एक दूसरे को तसल्ली देते हैं कि जो गलती उन लोगों से हुई वो अपने बच्चों से नहीं दोहराएंगे। मेघा को शुरू से पैसों का शौक था, लेकिन अपना ये शौक वो अच्छी कमाई करके नहीं बल्कि किसी अमीर घर में शादी करके पूरा करना चाहती थी। पापा, मेरे लिए तो आप कोई अमीर लड़का ही देखना, बड़ा मोटा काला जैसा भी हो चलेगा, बस अमीर होना चाहिए। अरे कैसी बात कर रही हो तुम तो मेरी राजकुमारी हो, और तुम्हारे लिए मैं किसी राजकुमार जैसा लड़का ही ढूंढूंगा ना। ना पापा ना, मुझे तो बस पैसे वाले घर में ही शादी करनी है। अरे देख मेघा, शादी ब्याह ना सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, जिससे होनी होगी हो जाएगी। माँ, ऐसे तो फिर बैठो हाथ बांधकर और कर दो आंखें बंद करके किसी भी लड़के से। मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि मुझे पैसे वाले लड़के से ही शादी करनी है। ये बोलकर मेघा वहाँ से चली जाती है। फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब मेघा की शादी पवन से होती है, जो काफ़ी पैसे वाले घर का इकलौता लड़का होता है। शादी के बाद मेघा अपनी सहेली से फ़ोन पर कहती है, अरे तू तो सोच भी नहीं सकती, इन लोगों का घर कितना बड़ा है यार, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, और काम के नाम पर सिर्फ खाना है और सोना है। मेरे तो मज़े हैं मज़े। मैं तो तुम लोगों से कहूँगी, भगवान से कहो किस्मत दे तुम मेघा जैसी। अगले दिन मेघा अपने मायके के लिए निकलती है। माँ जी, मैं मायके जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊँगी। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन ज़रा अपना पर्स चेक करा दो, क्या पता यहाँ का माल भर भर के वहाँ पहुँचा दो। वो क्या है ना, मैंने कई छोटे घर की लड़कियों के बारे में ऐसा सुना है, और यहाँ तो कोई पैसों का पेड़ नहीं,
जो है वो मेहनत का है, मेहनत का। सास ये बोलकर मेघा का पर्स चेक करती है। मेघा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो ये सोचकर छोड़ देती है कि अभी वो नई है। खैर, मेघा घर जाती है, जहाँ वापस आने पर उसके माँ बाप घर के सभी लोगों के लिए तोहफे देते हैं। सासू माँ, मेरी माँ ने आपके लिए ये साड़ी भेजी है। ये साड़ी अरे ये साड़ी तो मेरे घर में नौकरानी भी ना पहने। बहू, हम लोगों के स्टैंडर्ड का तो ध्यान रखा होता। अरे कुछ भी मत लेकर आया करो। क्यों, माँ बाप के थोड़े से पैसों को भी तुम खत्म करवा रही हो, हैं? मेघा की सास उसे हर छोटी बड़ी बात में कम पैसे वाले घर से आने के ताने देने लगती है। एक दिन मेघा का पति उससे कहता है, मेघा, क्या ये सोने के गहनों से लदी रहती हो? गंवार हो क्या? इतने डायमंड नेकलेस हैं, वो पहना करो। सोना भी अब फैशन में है क्या? तभी वहाँ सास आ जाती है। इसे क्या लग्जरी आइटम की समझ होगी, धीरे धीरे सिखा दूंगी बेटा। मेघा को समझ में नहीं आता कि वो क्या रिएक्ट करे। एक दिन मेघा के माँ बाप उससे मिलने उसके ससुराल आते हैं। अरे माँ, अच्छा हुआ तुम आ गई, आज बड़ी याद आ रही थी। हाँ बेटा, यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा तुझसे मिल ले। तभी वहाँ मेघा की सास आ जाती है। अरे बहन जी, आप आइए, बैठिए। आप लोगों ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आपकी बेटी की शादी इतने बड़े घर में हो जाएगी। अब जी, ये तो उसकी किस्मत है। अरे बहन जी, ऊंचे घर के लड़कों को फंसाना भी कोई कम बात नहीं है, वरना एक से बढ़कर एक बड़े पैसे वालों के रिश्ते हमारे घर आ रहे थे। मेघा वहाँ खड़ी सबकी बात सुनती है और फाइनली उससे रहा नहीं जाता और वो सबके बीच आ जाती है। मुझे माफ़ करना सासू माँ, मेरी माँ ने मुझे बड़ों की बात काटना नहीं सिखाया, लेकिन पिछले कई दिनों से मैं देख रही हूँ कि आप कुछ भी बोले जा रही हैं। मैं आपकी बहू हूँ, ना कि कोई चोर जो मैं घर जाऊँ तो आप मेरा पर्स चेक करें। हो सकता है कि हम लोगों के पास पैसे थोड़े कम हैं, लेकिन संस्कार और किसे क्या बोलना है इसका तरीका बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर मेघा अपने माँ बाप की तरफ देखकर बोलती है, मैं भी आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ कि पैसे वाले घर में शादी करने की लालच में मैं ये भूल गई कि अपनी हैसियत से ज़्यादा सोचना तभी अच्छा लगता है जब खुद के अंदर वो गुण मौजूद हो। किसी अमीर लड़के से शादी कर अमीर बनने की चाह गलत है।